गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर। सो फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था उसमें हम लोगों ने सिर्फ अपना सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था एंड बेसिक तीन चार क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग वो सेम चीज़ों को और डिटेल में देखेंगे कि क्या पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्या सर्टेन टॉपिक्स हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। SDLC ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। PDF में मैंने आपके साथ जो नोट्स शेयर किया है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको वो सेम टॉपिक मिलेगा। आई होप अब तक आपने नोट्स देख लिया रहेगा। ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ मैंने नोट्स जो है सारे नोट्स अपलोड कर दिए थे हम लोगों का फाइल वाला जो सेक्शन है उसके अंदर। सो अगर किसी ने अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया आप वहाँ से चेक कर लेना। यही सेम नोट्स आपको आप रेफ़र कर सकते हो। इसी में से आपका जो पेपर है MCQ या थियरी पेपर हो इसी में से आएगा। सो डोंट रन बिहाइंड मल्टीपल नोट्स। आपको कंसेप्ट समझना ज़रूरी है और मेनली TY में जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है ना उसके लिए जो जो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने इसमें ऐड किए। तो आप ये डिटेल में पढ़ो, ये ज़रूरी है एग्ज़ाम टाइम पे। बाद में चाहिए तो आप जो भी आपको हज़म होता हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना आप रेफ़र करेंगे, दैट्स डिफरेंट। लेकिन TY में फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है और उसके जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट का डिटेल में एटलीस्ट समझना इम्पॉर्टेंट है। सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग SPM पढ़े तो आपको बेसिक उसका नॉलेज हो सब्जेक्ट का, जिससे आपको वो इजी पड़ जाए। अदरवाइज इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड SPM ऑल्सो। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे अभी हम लोग का ये वाला PDF है और इसके पहले लास्ट टाइम एक टॉपिक जो मुझे बताना था वो रह गया था। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ आर टुडेज टॉपिक, आपको वहाँ पे जो PDF में टाइटल दिया हुआ है दैट इज़ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है कि हम लोग कोई एक सॉफ्टवेयर अगर डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए एक अप्रोच, एक डायग्राम, एक पैटर्न और वी कैन से सर्टन स्टैंडर्ड स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। सो एज नेम सजेस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका जो अप्रोच फॉलो करते हैं जो सालों से स्टैंडर्ड वे में डिफाइंड है वो क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। और शॉर्ट में हम लोग इसको SDLC बोलते हैं। S सॉफ्टवेयर, D डेवलपमेंट, L लाइफ एंड C फॉर साइकिल, SDLC शॉर्ट में SDLC बोलेंगे हम लोग। सो वी हैव डिफरेंट SDLCs, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस इन शॉर्ट वी कैन से। जैसे जैसे टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस वैसे वैसे उसको डेवलप करने का जो अप्रोच होता है ना वो भी चेंज होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग जब अगर कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हम लोग कौन से टाइप के कौन सा टाइप का एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, और उसके हिसाब से आज के लेक्चर में तो हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग का होगा ना उसके अंदर हम लोग उसके फिर टाइप्स और वो सब देखेंगे आगे आगे। तो आप जब अगर TY में एक मोबाइल ऐप डेवलप करोगे या कोई एक वेबसाइट डेवलप करोगे और उसके अंदर भी सपोज़ हम लोग के पास जो मोबाइल ऐप या वेबसाइट है, सपोज़ वो बैंक के लिए है, कोई होटल के लिए है, हॉस्पिटल के लिए है, और एल्स आपने उसको कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कनेक्ट करके बनाया हुआ है, कोई एक सर्टन जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनके लिए हो सकता है, किसी का एक पर्सनल पोर्टफोलियो टाइप हो सकता है, या फिर कोई गेमिंग टाइप कोई एक साइट हो सकता है। सो आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि उसके लिए राइट अप्रोच कौन सा होगा वो बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली बन पाएगा। आप समझ लो कि जैसे अगर स्टूडेंट होता है 10th या 12th के बाद में वो देखते हैं कि उनका कैलिबर क्या है, बराबर है, या उनका इंटरेस्ट क्या है, और उसके हिसाब से दे ट्राई टू सिलेक्ट एनी वन डिग्री।
तो अगर बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को जोश जोश में फैमिली वालों ने, दो चार लोगों ने एनकरेज कर दिया, हम लोगों के रिलेशन में किसी का कोई में कज़िन या कोई, उसको आईटी में अच्छा जॉब मिला है, वो कहीं पे तो इंडिया के बाहर कहीं पे तो घूम रहा है। अब उसका इंटरेस्ट अलग है, उसका जो लेवल है वो अलग है, हम लोगों का लेवल जो है वो अलग है। उससे इनकरेज होके मैंने आईटी ले लिया, 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, आईटी नहीं लेना चाहिए था, है ना। सो हर किसी का उनका अप्रोच होता है एक अलग, उनका जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जैसे हम लोग अपना एक अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने कैलिबर के हिसाब से अलग अलग एक करियर अप्रोच सिलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली सेम वे अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बेस्ड के ऊपर अलग अलग अप्रोच सिलेक्ट होता है यहाँ पे। और वो अप्रोच आपका क्लियर हो, ये ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपका अप्रोच रॉन्ग जाएगा, तो अगर करियर अप्रोच रॉन्ग गया तो हम लोग कोई एक चीज़ पढ़ के भी या तो उसको पास नहीं कर सकते, या पास करने के बाद भी उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे हम लोग अगर सोचते हैं कि हाँ हम लोग डेवलपर बनेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 1-2 डेवलपमेंट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में लगता है ओके दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो सेम चीज़ यहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऊपर भी अप्लाई होता है कि करेक्ट एसडीएलसी या करेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करना या सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर वो आपने करेक्ट सिलेक्ट नहीं किया तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि एट दी एंड जो सॉफ्टवेयर बनेगा या जो आप बनाने का ट्राई कर रहे हैं कोई एक XYZ अप्रोच फॉलो करके, वो करेक्ट नहीं है तो सॉफ्टवेयर करेक्ट नहीं बनेगा। या फिर आपका अप्रोच करेक्ट है लेकिन जो डेवलपमेंट पैटर्न या आपने फॉलो किया या जो टीम बनाया वो आपने करेक्ट नहीं बनाया, उसकी वजह से आपका जो डेवलपमेंट है वो सक्सेस नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है। TY में आप जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आई मीन एक्सटर्नल भी आपको सबसे पहले बहुत बार वाइवा में क्वेश्चन यही पूछता है कि आपका SDLC कौन सा आपने सिलेक्ट किया है ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। आपने जो सेम 5 में भी आपके पास साथ क्वेश्चन होगा, ये सेम 6 में भी होगा। जब आप सेम 5 में तो आप SPM में प्रैक्टिकल पार्ट में सिर्फ प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, थियोरेटिकल पार्ट। सेम 6 में आप प्रैक्टिकल पूरा प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। और दोनों में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम एक्सटर्नल के साइड से आता है कि आपने कौन सा SDLC अप्रोच सिलेक्ट किया और उसका रीज़न क्या है। तो आपके पास वो एक आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो वो आंसर कभी होगा जब हम लोग यहाँ पे क्लियरली समझ पाएंगे कि SDLC क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के SDLC कौन से होते हैं। और हम लोग अगर कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम लोग वो टुकड़े टुकड़े में बना रहे हैं, एक साथ पूरा बना रहे हैं। हम लोगों का जो अप्रोच है, मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट में से रीयूज़ कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कहीं पे भी आप अगर प्रीवियसली अपने कोई सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स में से कुछ कोडिंग, कुछ डिज़ाइंस, कुछ चीज़ें अगर रीयूज़ कर रहे हो तो वो रीयूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल अ रॉन्ग थिंग, और उसको आपको एक्सेप्ट भी करने आना चाहिए एग्ज़ाम में। अगर आप बोलते हो कि हाँ हर एक चीज़ आपने स्क्रैच से बनाया, ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बार हम लोग ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने इवेल्युएट किए रहता है, तो वो सेम प्रोजेक्ट आप लेके आते हो ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो आपको पूरा प्रोजेक्ट किसी का रीयूज़ नहीं करना है। हाँ, उसमें से सर्टन कोड आप अपने हिसाब से रीमॉडिफाई करके आप रीयूज़ करोगे, वो डेफिनेटली अलाउड है। और वही अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा अप्रोच फॉलो होगा वो यहाँ पे आपको देखना है। और अभी से आप एक बेसिक आइडिया, जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, आप अभी से एक बेसिक आइडिया देख सकते हो कि ओके हम लोगों का कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप का हम लोगों का एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम लोग इसमें से कौन सा SDLC सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको चाहिए मैं भी आपको हेल्प करूँगा, आप मेरे साथ अपना जो आइडिया है वो डिस्कस कर सकते हैं विद इन क्लास, या क्लास के बाद में भी आप डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो अभी से आप थोड़ा थोड़ा कुछ मेहनत करोगे, प्रैक्टिकल्स के साथ में अपने प्रोजेक्ट के कुछ जो डायग्राम्स है वो बनाते जाओगे, ये आपको बेनिफिशियल होगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों ने सेम 4 में पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे जो काम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो पढ़ लिए, पास हो गए। अब जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, अभी आपको अगर कुछ चीज़ें याद है वो बाद में याद नहीं रहेगा।
तो क्या होगा कि जब सेम 5 में आप ये सेम कंसेप्ट याद करके अपना डॉक्यूमेंट बनाने की ट्राई करोगे, प्रैक्टिकल में आपने जो डायग्राम सीखे हैं वो आप याद करोगे, तो तभी आपके लिए सब कंफ्यूजिंग होगा और तभी आपको एग्जैक्टली कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं कर पाएगा. सो बेटर कि अभी से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ, थोड़े थोड़े कुछ ऐसे डायग्राम्स बनाओ. फाइनल ईयर में अगर कुछ चेंजेस करना पड़ा तो आपने डायग्राम बनाया, आपको पता रहेगा कि अगर कुछ अपडेट करने हैं तो कितना करना है. पूरा चीज़ स्क्रैच से तो नहीं बनाना पड़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ये ज़रूरी है. ओके, लाइफ साइकिल मॉडल. अब ये स्टार्ट करने के पहले हम लोग आज एक एग्जाम्पल समझेंगे कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट अगर मुझे बनाना है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पूरा प्रोजेक्ट आपका एक साथ नहीं बन सकता. लाइक हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एट वंस. So instead of solving a big problem या complex problem at once, divide that problem in small parts and now try to solve those small parts. तो एक बड़े प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना इजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है. तो बड़े प्रॉब्लम को एट अ टाइम एक साथ सॉल्व करने के बदले आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और अभी वो छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करो, राइट. तो वो इजी होगा. सो सेम चीज़ यहाँ पे करना है हम लोगों को. तो वो जो छोटे पार्ट में आपको जो प्रोजेक्ट डिवाइड करना है ना, इसको हम लोग मॉड्यूल डिवीजन बोलते हैं. लाइक हम लोग के पास एक कॉलेज प्रोजेक्ट है. अब कॉलेज प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितने टाइप के स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग के पास. स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी आपके इसमें टेक्निकल लोग रहेंगे, टेक्निकल पर्सन्स. टेक्निकल पर्सन्स कौन से हो सकते हैं, लाइक डेवलपर, टेस्टर, डिज़ाइनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके साथ में यूज़र्स होंगे हम लोग के. सो वी सपोज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स. सो अगर कॉलेज प्रोजेक्ट है तो उसमें एक टाइप का जो यूज़र होगा वो स्टूडेंट हो सकता है, एक हम लोगों का टीचिंग स्टाफ हो सकता है, एक हम लोगों का नॉन टीचिंग स्टाफ हो सकता है, लाइक ऑफिस स्टाफ जो होंगे हम लोग के, अकाउंट्स वाले, बाकी सब. देन प्रिंसिपल होंगे, बराबर है. सो सपोज कि हम लोग के पास यहाँ पे प्रिंसिपल है, देन स्टूडेंट है. सो आपको क्या देखना है, अभी कॉलेज प्रोजेक्ट में कितने टाइप के यूजर्स है. टेक्निकल पर्सन्स जाने दो, लेकिन टाइप ऑफ यूजर्स कितने आपके प्रोजेक्ट के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, आपको उतने टुकड़ों में अपने उतने पार्ट्स में आपको अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है. तो अभी टोटल यहाँ पे कितने टाइप के यूजर्स आ गए अगर मेरा कॉलेज प्रोजेक्ट है तो. वन इज स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ सेकेंड, नॉन टीचिंग स्टाफ थर्ड एंड प्रिंसिपल इज फोर्थ. सो टोटल 4 पार्ट हो गए. मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट में 4 मॉड्यूल्स रहेंगे. सो वी हैव 4 मॉड्यूल्स in our प्रोजेक्ट. और अब ये मॉड्यूल डिवीजन हम लोग सीखेंगे. सो मॉड्यूल डिवीजन में सबसे पहले सपोज वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल, देन सेकेंड वी हैव टीचिंग स्टाफ, देन थर्ड वी हैव नॉन टीचिंग, देन फोर्थ आएगा प्रिंसिपल. अब जो फर्स्ट मॉड्यूल है मेरा, इसके अंदर वापस वी हैव सब मॉड्यूल्स. दिस इज माय सब मॉड्यूल. ओके, सो सब मॉड्यूल में क्या आएगा, सपोज जूनियर कॉलेज स्टूडेंट आएंगे, एंड दूसरा जो सब मॉड्यूल आएगा सेम वे, वो हम लोगों का होगा डिग्री कॉलेज, बराबर है. सो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री कॉलेज आएगा. ये जो मेरा सब मॉड्यूल है इसका भी वापस 1.1.1 इसका भी वापस सब मॉड्यूल आएगा. तो सब मॉड्यूल का भी सब मॉड्यूल आएगा. जूनियर कॉलेज के अंदर वी हैव फर्स्ट इज आर्ट्स स्टूडेंट. ओके, सेम वे यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा आर्ट्स के बाद में वी हैव 1.1.2 1.3. सो मेरे पास जूनियर कॉलेज के अंदर मेरे पास आर्ट्स है, साइंस है एंड कॉमर्स है. तो मेरा जो
स्टूडेंट मॉड्यूल है, ये मेरा मेन मॉड्यूल है, दिस इज माय मेन मॉड्यूल। ओके, मेन मॉड्यूल, उसके अंदर वी हैव सब मॉड्यूल, उसके अंदर वापस सब मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल का सब मॉड्यूल है, ये सब मॉड्यूल वापस, ये सब मॉड्यूल के 3 सब मॉड्यूल्स हैं हम लोग के पास इन शॉर्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर नाउ विल ऐड आर प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट स्टूडेंट। सेम वे हम लोगों का यहाँ पे भी प्रोसेसेस आएंगे, सॉरी, देन सेम वे यहाँ पे भी प्रोसेसेस आएंगे। सो दे आर गोइंग टू बी प्रोसेसेस फॉर साइंस स्टूडेंट, सम स्पेसिफिक प्रोसेसेस रहेंगे एंड सम स्पेसिफिक प्रोसेसेस रहेंगे जो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए रहेंगे। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड। देन सेम वे डिग्री कॉलेज के लिए भी सेम वे में डिवीजन होगा। सो डिग्री कॉलेज के लिए अगर डिवीजन अगर हम लोग देखेंगे, सो यहाँ पे हम लोग के पास जो डिवीजन होगा वो नंबरिंग चेंज होगा इसका 1.2.1, 1.2.2 एंड 1.2.3। डिग्री कॉलेज में यहाँ पे वी कैन से मेरे पास BSc स्टूडेंट है, देन BCom स्टूडेंट है एंड वी हैव BMM स्टूडेंट। सो यहाँ पे प्रोसेसेस किसके रिलेटेड आएंगे, BMM रिलेटेड आएंगे। देन यहाँ पे जो प्रोसेसेस आएंगे वो BCom रिलेटेड आएंगे एंड यहाँ पे BSc रिलेटेड प्रोसेसेस आएंगे, ठीक है। प्रोसेसेस और वी कैन से फंक्शंस जो हम लोग ऐड करेंगे। ये मेरा एक मॉड्यूल हो गया, ध्यान से देखो, दिस इज माय वन मॉड्यूल। एग्जैक्टली सेम वे आई कैन से कि जैसे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स मॉड्यूल आएंगे उतने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए अलग अलग हम लोग के पास स्टाफ मेंबर्स रहेंगे। सो यहाँ पे वी हैव नाउ टीचिंग स्टाफ, ओके। सो टीचिंग स्टाफ के अंदर देखो क्या होगा, यहाँ पे वी हैव 2.1 देन 2.2। सो यहाँ पे क्या होगा 2.1.1 देन 2.1.2 एंड 2.1.3। सो यहाँ पे हम लोग के पास जूनियर कॉलेज की जगह पे जूनियर कॉलेज स्टाफ होंगे या प्रोफेसर्स वी कैन से, जहाँ पे आर्ट्स प्रोफेसर रहेंगे, ओके, लाइक स्पेशली फॉर हिस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोसेस बोल रहा हूँ, दैट इज हिस्ट्री प्रोफेसर रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस या फंक्शंस रहेंगे, वो आएंगे यहाँ पे। देन सेम वे हम लोग के पास साइंस प्रोफेसर्स रहेंगे, देन उनके प्रोसेसेस रहेंगे कुछ ना कुछ। देन वी हैव कॉमर्स प्रोफेसर्स एंड उनके कुछ ना कुछ प्रोसेसेस रहेंगे, बराबर है। देन वी हैव डिग्री कॉलेज स्टाफ, BSc प्रोफेसर्स रहेंगे अलग अलग कैटेगरी, देन उसके अंदर आएंगे सेम वे यहाँ पे उनके प्रोसेसेस आएंगे। देन BCom प्रोफेसर्स रहेंगे एंड उनके अलग अलग जो प्रोसेसेस है वो आएंगे। देन BMM प्रोफेसर्स रहेंगे एंड उनके अलग अलग जो प्रोसेसेस है वो आएंगे। अब इसमें याद रखो वी हैव 2 मॉड्यूल्स और ये दोनों मॉड्यूल जो है वो आपस में बाद में कनेक्ट भी होंगे। लाइक स्टूडेंट मॉड्यूल इज गोइंग टू कनेक्टेड विद प्रोफेसर मॉड्यूल। सो यहाँ पे अगर आर्ट्स वाले स्टूडेंट है सो उनका कनेक्शन, उनका कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, आर्ट्स वाले प्रोफेसर्स के साथ में, ठीक है। एंड ये जो भी डिग्री कॉलेज या जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहेंगे एंड टीचिंग स्टाफ रहेंगे वो सबके लिए उनका सबका कनेक्शन वापस एक होगा हम लोग के कॉमन मॉड्यूल के साथ में, दैट इज नॉन टीचिंग स्टाफ, जिसमें सपोज 3.1 वी हैव अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हम लोग के पास एक सब मॉड्यूल रहेगा दैट इज हैंडलिंग एडमिशंस एंड एक मॉड्यूल रहेगा 3.1.2 दैट इज हैंडलिंग सैलरी स्टाफ। और वापस इसके अंदर वापस हम लोग के सब मॉड्यूल्स रहेंगे लाइक 3.1.2.1
डिग्री कॉलेज सैलरी जो अलग पैटर्न पे होगा, एंड 3.1.2.2 सेम फॉर जूनियर कॉलेज स्टाफ सैलरी। प्रिंसिपल के अंदर ज़्यादा डिविजन्स नहीं रहेंगे। 4.1 आई से जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल, एंड सेम वे 4.2 डिग्री कॉलेज। सो ये हम लोगों का डिवीजन है, देखो ध्यान से। ओके, मैं आपके रेफरेंस के लिए ये सेम जो डिवीजन है ये वापस मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, एंड आई वांट यू टू नोट इट डाउन दिस। आपको हर एक टाइम ऐसा डिवीजन कोई करके बताएगा ये ज़रूरी नहीं है। तो आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा उसमें आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपके डिवीजन कितने रहेंगे, और वो डिवीजन जितने होंगे उसी के बेस के ऊपर आप SDLC सिलेक्ट करेंगे, उसी के बेस के ऊपर आपके डिज़ाइंस बनेंगे। ठीक है, तो देखो अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, दैट इज़ माय कॉलेज प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको मॉड्यूल डिवीजन बता दिया। ओके, आप लोगों ने नोट किया है ना? आई होप आप लोगों ने नोट किया, और नहीं किया तो मैंने यहाँ पे देखो चैट बॉक्स में उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आप यहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव लाइफ साइकिल मॉडल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्रामेटिक वे। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, ये जो भी मैंने मॉड्यूल डिवीजन बनाया उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव मतलब हर एक के अंदर और डिटेलिंग आएगा कि ओके जूनियर कॉलेज का ये सब मॉड्यूल है, इसके अंदर कौन से फंक्शंस या प्रोसेसेस हम लोग ऐड करेंगे। देन जो डिग्री कॉलेज वाला है उसके अंदर कौन सा ऐड करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर क्या फंक्शंस रहेंगे, प्रोफेसर मॉड्यूल के अंदर क्या फंक्शंस रहेंगे, इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे, एज वेल एज उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। बराबर है। और उसके साथ में हम लोग देन देखते जाएंगे कि जो एक्चुअल जो हम लोग के रिक्वायरमेंट जो यूजर्स ने दी है उसको हम लोग जब ये डिवीजन कर रहे हैं और उसका डिस्क्रिप्शन या डायग्रामेटिक वे में जब बना रहे हैं तो वो दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे वही आपको बेसिक दिया हुआ है, नीड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मस्ट आइडेंटिफाई सूटेबल लाइफ साइकिल मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लाइक वी हैव वन फॉर कॉलेज प्रोजेक्ट। ठीक है, विदाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल डेवलपमेंट वुड नॉट बी इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन वे। मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली अगर बोलता कॉलेज प्रोजेक्ट बना दो, अब मैंने आपको ये डिवीजन सिखाया ही नहीं है, ये हम लोग के कहीं पे सिलेबस में नहीं है कि मैं आपको ऐसे डिवीजन बताऊं। मैंने आपको बताया क्योंकि आपको आगे हेल्प करे। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिवीजन अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कहीं पे भी आपको मॉड्यूल डिवीजन नहीं बताया। ठीक है, वो आपको SPM में आता है, लेकिन अभी से अगर आप देखोगे तो आपको आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो और बेटर वे में समझेंगे, इसके लिए मैंने आपको वो डिवीजन बताया। अब वो डिवीजन हम लोगों ने जो सीखा उसके अंदर हम लोग को क्या बोला है कि जब हम लोग अगर ये कुछ डिवीजन करेंगे तो आप एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन वे में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय टीम देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीम मेंबर्स अबाउट व्हेन एंड व्हाट टू डू। मतलब अगर मैंने क्लियरली डिवीजन बना दिया है, अब ये जो डिवीजन बनाया ना उसके लिए सपोज वी हैव दिस डिवीजन, ओके we have division as defined in this notepad। अब ये डिवीजन में प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे हम लोगों का NMIMS कैंपस है उतना बड़ा है, तो इसके अंदर और बहुत सारा डिटेलिंग आएगा। तो अभी हम लोग कोई एक ही पर्सन ये पूरा नहीं बनाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ पे सपोज मैंने 2 टीम्स असाइन किए, वी हैव 2 टीम्स हियर, जिसमें से एक टीम जो है वो जूनियर कॉलेज मॉड्यूल सब मॉड्यूल पे काम करेगा, दूसरा डिग्री कॉलेज सब मॉड्यूल पे काम करेगा, जिसमें एग्जैक्टली मैंने उनको बता दिया है कि ओके जूनियर कॉलेज के अंदर वी हैव दिस आर्ट्स वाला स्टूडेंट्स, उसके ये वाले फंक्शंस या प्रोसेसेस है, साइंस वाले उसका ये वाला प्रोसेसेस है, कॉमर्स वाले के ये वाले प्रोसेस है। सेम वे दूसरा हम लोग का टीम है और हर एक टीम में सपोज 5 मेंबर्स या 6 मेंबर्स रहेंगे। ओके, तो दूसरा मेरा जो टीम है 5-6 लोगों का, उसको मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपको डिग्री कॉलेज वाले सब मॉड्यूल पे काम करना है। ओके, और उस पर आपको ये चीज़ें बनाने हैं। BSc IT स्टूडेंट्स अगर हम लोग के पास है उनके ये प्रोसेस है, BCom BMM, और ये सब के सर्टेन कॉमन भी रहेंगे जो वो लोग आपस में कम्युनिकेट कोऑर्डिनेट करके बता देंगे कि हाँ ये कॉमन फंक्शंस है
ये कोई एक ही टीम बनाएगा, बाकी के जो दूसरे फंक्शंस जो कॉमन नहीं है वो जो है ना वो फिर आप इंडिविजुअली बनाएंगे। आई होप समझ में आ रहा है आपको। और उसके बाद ये दोनों टीम जो अपने अपने मॉड्यूल एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में दोनों साथ में मिलके क्या करेंगे, वो दोनों मॉड्यूल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों मॉड्यूल्स को, और उसको हम लोग कंबाइन करके एक मेन मॉड्यूल बना देंगे जिसका नाम रहेगा स्टूडेंट मॉड्यूल। तो यहाँ पे क्या किया, एक टीम ने आपका कॉलेज मॉड्यूल जूनियर कॉलेज वाला मॉड्यूल बनाया, एक टीम ने डिग्री कॉलेज वाला मॉड्यूल बनाया, और देन हम दोनों ने ये देन दोनों टीम ने मिलके अपने अपने मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया, ठीक है। और इंटीग्रेट करके आपका एक मेन मॉड्यूल कौन सा बन गया, स्टूडेंट मॉड्यूल। सेम वे देन टीचिंग स्टाफ में हम लोग वापस दो टीम असाइन करेंगे, एक जूनियर कॉलेज स्टाफ के लिए, एक डिग्री कॉलेज स्टाफ के लिए। वो अपना अपना काम करेंगे, देन ये दोनों मॉड्यूल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और एक मेन मॉड्यूल बना देंगे टीचिंग स्टाफ। अब आपके पास दो मेन मॉड्यूल है, एक स्टूडेंट मॉड्यूल है, एक टीचिंग स्टाफ मॉड्यूल है। फाइनली जाके फिर हम लोग ये दोनों मॉड्यूल को वापस इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कोई भी एक स्टूडेंट कोई भी दूसरे प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली डिवाइड आर प्रोजेक्ट, और वो डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में हम लोग उसको आपस में इंटीग्रेट करते हैं। सो उससे क्या होगा, हर किसी के टास्क, हर किसी का काम हर किसी को बहुत क्लियरली पता रहेगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, देखो, व्हेन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय अ टीम देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट टीम मेंबर्स, कि एग्जैक्टली किसका क्या टास्क है, एग्जैक्टली आपको कौन से मॉड्यूल के कौन से सब मॉड्यूल के एग्जैक्टली कौन से प्रोसेसेस बनाने हैं। नाउ अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रोजेक्ट बहुत प्रॉपर रहेगा, अदरवाइज क्या होगा, केओस हो जाएगा, है ना, सब खिचड़ी हो जाएगा एंड प्रोजेक्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। This problem can be illustrated by example. Suppose a software development problem is divided in several parts and parts are assigned to team members. From then on, suppose that team members are allowed a freedom to develop their parts, जो भी वे में उनको चाहिए, जो वे में उनको आसान लगता है वो वे में वो बना सकते हैं। सो हम लोग के पास एक टीम है जो स्टूडेंट मॉड्यूल जूनियर कॉलेज मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वो उनके पास एक्सपीरियंस है। तो अभी वो अपने हिसाब से प्रीवियस प्रोजेक्ट के सर्टन रिसोर्सेज को रीयूज करके शॉर्टकट जो भी पॉसिबल रहेगा उसमें वो काम करेंगे। दूसरा टीम जो है वो अलग वे में काम कर सकता है, हर एक का वे ऑफ वर्किंग अलग हो सकता है। फाइनली आपको जो टाइम दिया है उतने टाइम में आपको खत्म करना है, अब एनी विच वे यू कैन डेवलप इट। सो यहाँ पे क्या बोला है, इट माइट पॉसिबल एक कोई टीम रहेगा जो डायरेक्टली कोडिंग स्टार्ट करेगा, दूसरा क्या करेगा, टेस्ट डॉक्यूमेंट पहले बनाएगा, क्योंकि ये टाइप के टेस्ट हम लोग फॉलो करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये वाले पार्ट हम लोग बनाते हैं, है ना। तो हर किसी का अपना अलग वे रहेगा, जैसे हर किसी का कोई एक सेम खाना बनाने के लिए अलग अलग रेसिपी हो सकता है, वैसे यहाँ पे वो सेम चीज़ चलेगा, और वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो रिक्वायरमेंट, कभी कभी क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट ढूंढने में ही प्रॉब्लम होता है। सो अब हर किसी टीम को पता है कि उनका पार्ट क्या है, और वो जब अगर रिक्वायरमेंट गैदर करने जा रहे हैं तो उनको डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। सो बहुत बार क्या होगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आपको स्टार्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें जो है ना वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे रिक्वायरमेंट गैदर करते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला आपको डायग्राम क्या बता रहा है, कस्टमर नीड्स अदर प्रोसेस इनपुट्स एज वेल, जहाँ पे आपके पास क्या है, आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस में फर्स्ट पार्ट क्या है, मिशन एंड एनवायरमेंट एनालिसिस। सो सबसे पहले आप इजीली आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली आपका मिशन, आपका टारगेट क्या है, और उसका आप वो स्पेसिफिक डेवलपमेंट जब करेंगे तो आप उसको विंडोज़ पे रन करने वाले हैं, लिनक्स पे रन करने वाले, मैक पे रन करने वाले, और उसके साथ में आप फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करोगे। फ्रंट एंड मतलब मेन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला कि फ्रंट एंड में मैं सपोज PHP यूज़ करने वाला हूँ, और बैक एंड में मैं सपोज MySQL यूज़ करूँगा, है ना, या फिर सपोज मैं फ्रंट एंड में जावा यूज़ करूँगा, बैक एंड में मैं ओरेकल डेटाबेस यूज़ करूँगा। सो ये हम लोग के पैटर्न हो सकते हैं। अब ये फ्रंट एंड बैक एंड, रिमेंबर फ्रंट एंड में जावा, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, ये सारे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज कोई भी अगर मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तीनों लैंग्वेजेस तो आएंगी। सो फ्रंट एंड जब अगर हम लोग बोलते हैं ना, तो मेनली हम लोग फ्रंट एंड में जो आपका मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसके बारे में बात करते हैं इन फ्रंट एंड, ओके। और बैक एंड में डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। अब फ्रंट एंड बैक एंड का मेन कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये अगर मैं आपको बताऊं,
तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग एक सिंपल वे में कॉम्बिनेशन कैसे याद रखते हैं, जैसे अगर मैं ASP.NET लैंग्वेज अगर यूज़ करूँगा, जो विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैं कर सकता हूँ, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब उसके अंदर मुझे इनबिल्ट MS SQL सपोर्ट आराम से मिल जाता है, मतलब दैट इज गोइंग टू माई डेटाबेस। तो अगर मैं ASP.NET यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें इनबिल्ट डेटाबेस जो दिया है ना माइक्रोसॉफ्ट का ही, वही यूज़ करूँगा, तो उससे क्या होगा, मेरा काम ईजी हो जाएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। अब PHP अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग XAMPP या वैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हैं, और उसके साथ में MySQL आपका बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंस्टॉल्ड आता है। सो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ तो PHP के साथ में मैं देन MySQL का कॉम्बिनेशन रखूँगा। जावा ओरेकल के पास है, तो ओरेकल डेटाबेस और जावा दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक ही कंपनी ने बनाया हुआ है तो वो बेस्ट वे में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और उसका सपोर्ट ऑनलाइन कोडिंग भी मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, उनके सपोर्ट साइट से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल सकते हैं। तो इसके लिए ये पैटर्न हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो दैट इज़ आर मिशन एंड एनालिसिस। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन, अगर आपका मॉड्यूल डिवीजन, सब मॉड्यूल और उसके भी सब मॉड्यूल अगर क्लियर है और उसके प्रोसेसेस क्लियर है, तो यहाँ पे इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से क्या फंक्शंस रहेंगे, और वो फंक्शन डेवलप करने के लिए आप क्या क्या रिक्वायरमेंट यूज़र के पास से मांगेंगे। उसके बेस के ऊपर हम लोग परफॉर्मेंस क्या होगा उसका, मतलब मैं वहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा कि सिर्फ 1-2 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट नहीं, एट अ टाइम वहाँ पे 1000-2000 स्टूडेंट्स वर्क करने वाले हैं। तो वो टाइम पे आपको परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, आपके डेटाबेस पे लोड कितना आ सकता है, बराबर है। तो ये सब हम लोग देखेंगे, और उसके साथ में ये हर एक जो सब मॉड्यूल और उसके रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये सेम जो लूप है ये चलते रहेगा, और उसके साथ में जो भी कुछ हम लोग बना रहे हैं उसको वेरीफाई करते जाएंगे। ये जो भी डायग्राम मैंने ऊपर बताया उसका आपको यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है छोटा सा। ओके। तो ये हम लोग का रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट हो गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग के अंदर हम लोगों ने क्या बोला है, आपके पास सबसे पहले तो SRS होना चाहिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें क्लियरली मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स, उसके सब मॉड्यूल्स और उसके क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है वो डिफाइंड रहेगा, बराबर है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के हम लोग के अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्चरल, हाई लेवल और डिटेल डिज़ाइन। हम लोग के पास 3 लेवल्स है। तो सपोज कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग का एग्जैक्ट बाहर से आर्किटेक्चर क्या होगा, 10 फ्लोर का होगा, तो हम लोगों ने पिलर डाला और 10 फ्लोर खड़े कर दिए हर एक के ऊपर स्लैब डाल के, तो हम लोग के पास एक बेसिक आर्किटेक्चर रेडी है। अब उसके ऊपर हर एक फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स रहेंगे, लिफ्ट कौन से साइड पे रहेगा, है ना, ये सब हम लोगों ने बनाया, दैट इज़ हाई लेवल डिज़ाइन। और उसके बाद में हर एक जो फ्लैट है उसके अंदर कितने बेडरूम्स रहेंगे, हर एक बेडरूम का लोकेशन क्या रहेगा, साइज़ क्या रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम लोग कैसे देंगे, पाइपलाइन कनेक्शंस जो होंगे वो, वाटर कनेक्शंस कैसे रहेंगे, गैस कनेक्शन कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, वो सब डिटेल डिज़ाइन में आएगा। सो 3 टाइप के डिज़ाइंस रहेंगे, एक ओवरऑल प्रोजेक्ट डिज़ाइन, बराबर है, एक पूरा ब्लूप्रिंट आ गया कि ऐसा बिल्डिंग होगा, ये इतने फ्लोर्स रहेंगे, ओवरऑल ये होगा। देन वो हर एक फ्लोर के ऊपर जो आपका थोड़ा डिटेलिंग होगा वो, और वो डिटेलिंग के भी वापस जो सब मॉड्यूल्स आएंगे वो आएंगे, बराबर है। सो मैंने क्या बोला, हम लोग के पास आर्किटेक्चर में मैंने क्या बोला, टोटल हम लोग के पास 4 मॉड्यूल रहेंगे, स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्रिंसिपल। देन उसके अंदर मैंने हाई लेवल डिज़ाइन में क्या बोला, ओके, स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर 2 सब मॉड्यूल्स रहेंगे, डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज। टीचिंग स्टाफ के अंदर डिग्री एंड जूनियर रहेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ में अकाउंट्स होंगे। देन हम लोग के जो बाकी के पीयून और वो सब है वो अलग अलग वो रहेंगे सारे, बराबर है। ये हम लोगों ने सब मॉड्यूल किया, और उसके अंदर डिटेल में क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ओके जूनियर कॉलेज के अंदर वापस हम लोग के पास 3 सब मॉड्यूल्स है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और देन आर्ट्स वाले के ये फंक्शंस है, कॉमर्स के ये फंक्शंस है, साइंस के ये फंक्शन है, डिग्री के अंदर हम लोग के पास BSc BCom BAF BMM ये है, और उसके फिर अलग अलग फंक्शंस है, दैट इज कम्स अंडर अ डिटेल डिज़ाइन। सो आई होप डिज़ाइनिंग पार्ट आपको बहुत क्लियर है। देन ये बेसिक डायग्राम दिया हुआ है, ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आपको प्रोजेक्ट और ये टॉपिक समझाते जाऊँगा, और आपको इसके अंदर के ये सारे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये अगर समझ में आएंगे ना, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, और आपके पास वो कैपेबिलिटी आ रहा है कि आप खुद से चीज़ों को समझ सकें। ठीक है। सो ये अभी नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे जैसे हम लोग के टॉपिक होते जाएंगे आगे 2-3 लेक्चर में बताऊंगा, उसके बाद में ये डायग्राम पे आके देखना कि आपको इसमें से अभी कितनी चीज़ें समझ में आ रहा है।
और कितने अभी भी आपको समझने बाकी है। ओके, देन एक बार डिज़ाइनिंग हो गया तो डिज़ाइनिंग में देखो हम लोग की मेनली 3 टाइप के डिज़ाइन बोले, आर्किटेक्चरल, हाई लेवल एंड डिटेल डिज़ाइन। उसके बाद में क्या आएगा, कोडिंग आएगा। तो कोडिंग के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि आपको कोडिंग अगर करना है तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन से सब मॉड्यूल, उसके सब मॉड्यूल और उसके क्या फंक्शंस है। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि हाँ कौन से चीज़ों का कोडिंग करना है। कोडिंग गाइडलाइंस में हम लोग बताएंगे कि हाँ आपको एग्जैक्टली वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो गाइडलाइंस हैं हम लोग के वो प्रॉपरली फॉलो करना है। लाइक कोड रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम चीज़ों का आप रीयूज़ करो। कोई एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है तो उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके फंक्शंस रीयूज़ कर लो, वो चीज़ वापस डेवलप नहीं करो। देन आपने एनकैप्सुलेशन प्रॉपरली अप्लाई करो। इनहेरिटेंस आपको जहाँ ज़रूर है वहाँ पे वही डायरेक्ट यूज़ करो। पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करो। देन बाकी के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं वो आपने अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग किया है तो वहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करेंगे, जिससे कोई कॉम्प्लिकेटेड एरर यूज़र्स के सामने ना आ जाए। उसको हम लोग वो अगर एरर, अगर रन टाइम एरर अगर थ्रो होता है तो उसको हम लोग ट्राई ब्लॉक के थ्रू हम लोग हैंडल करेंगे और कैच के थ्रू हम लोग एक सिंपल सा एरर मैसेज बताएंगे। बराबर है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हम लोग के पास कैल्सी है। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ कैलकुलेटर विद अस। देखो हम लोग के पास यहाँ पे कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर के अंदर देखो हम लोगों ने कुछ ना कुछ कोडिंग किया हुआ है और उसमें ये डिवाइड बाई ज़ीरो है। सो डिवाइड बाई ज़ीरो मैथमेटिकली अलाउड नहीं है। अब अगर मैं इसको, अगर मैंने सी शार्प में बनाया सपोज ये कैलकुलेटर को, है ना, ASP.NET लैंग्वेज यूज़ करके बनाया, या फिर तो जब अगर मैंने ये लैंग्वेज यूज़ करके बनाया तो अब कैलकुलेटर ढंग से चल रहा है, बहुत प्रॉपरली चल रहा है। लेकिन अगर मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं डाला तो क्या होगा, जब मैं कोई एक नंबर को डिवाइड बाई ज़ीरो करने की ट्राई करूंगा तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक बहुत डिफिकल्ट सा एरर थ्रो करेगा और ये मेरा कैलकुलेटर चलना बंद हो जाएगा और वो सिर्फ एक एरर मैसेज आएगा। तो मुझे क्या लगेगा कि ये कैलकुलेटर प्रोग्राम ही ढंग से नहीं बना है, जिसकी वजह से चलते चलते क्रैश हो जाता है। नॉर्मल यूजर्स को ऐसा लगेगा। लेकिन अगर मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट अगर प्रॉपरली डालूंगा तो मुझे पता है कि देयर माइट बी चांसेस कि यूज़र कभी ना कभी कोई एक नंबर को गलती से ज़ीरो से डिवाइड करने का ट्राई करेगा। तो वो जो कॉम्प्लिकेटेड एरर मैसेज एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रो कर रहा है उसके जगह पे सिंपल सा एक यूज़र जनरेटेड, डेवलपर ने दिया हुआ एक एरर मैसेज बता दो कि यू कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो। सो यूज़र को इजीली समझ में भी आ गया और जो कॉम्प्लिकेटेड टास्क है वो सिंपल भी हो गया। तो ये आपका कोडिंग गाइडलाइंस रहता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट प्रॉपरली यूज़ करना है। उसके साथ में आपको नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपरली फॉलो करना रहता है। नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, ओके यहाँ पे नहीं है। सो लाइक अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, सो अगर मैं वो ऑब्जेक्ट सपोज स्टूडेंट रोल नंबर स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो उसका नाम आप वो ऑब्जेक्ट जो सॉरी वो जो वेरिएबल जो आप बनाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं वेरिएबल। सो हम लोग जो वेरिएबल बनाएंगे ना तो इंट ABCXYZ ऐसा नहीं डालूंगा, मैं वहाँ पे लिखूंगा इंट FI रोल नंबर या FIIT ए रोल नंबर, मतलब FIIT डिवीजन A रोल नंबर, ये स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा। FIIT A SEP ID, FIIT A नेम्स या स्टूडेंट नेम्स, ऐसा हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। सो भले वो आपका जो वेरिएबल बनेगा उस वो थोड़ा उसका नाम थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन वो वेरिएबल पढ़ के आपको उस वो वेरिएबल को सिर्फ रीड करके आपको समझ में आना चाहिए कि वो वेरिएबल हम लोगों ने क्यों बनाया। एग्जैक्टली सेम वे हम लोग अगर फंक्शंस भी बनाएंगे ना तो वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली वो फंक्शंस के भी ऐसे ही प्रॉपर बड़े नाम दूंगा जो फंक्शन नेम पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि ये फंक्शन का पर्पस क्या होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं ना हर एक के अंदर आपको कमेंट्स वाला एक पार्ट मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वो जो कमेंट्स है ना वो कमेंट्स आपको प्रॉपरली मेंशन करना है। मतलब आप अभी कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 1 साल 2 साल के बाद में आपको कोई एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिला, आपने ये कंपनी से स्विच किया, आपके बाद कोई दूसरा आपके पोजीशन पे आएगा और उसके बाद में आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था
उसको वो सपोज अगर और इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कर रहा है और बड़ा बनाने का ट्राई कर रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की ट्राई कर रहा है, तो जब अगर वो आपने लिखा हुआ कोड को पढ़ेगा तो उसको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या कोड, कौन सा फंक्शन, क्या पर्पस के लिए बनाया था। कोई एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग अगर आपने किया है तो उसके ऊपर हम लोग 4-5 लाइन का कमेंट्स डालेंगे, जिसमें हम लोग अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे कि ये कोडिंग, यहाँ पे ये फॉर लूप, ये इफ कंडीशन मैंने क्यों लिखा हुआ है, उसका क्या पर्पस है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय कोडिंग गाइडलाइंस। सो ये अगर हम लोग करेंगे ना तो आपको इजीली पता चलेगा, या आपका कोड जो पढ़ रहा है ना उसको भी इजीली पता चलेगा कि कौन सा कोड हम लोगों ने क्या पर्पस के लिए बनाया हुआ है। ये बहुत 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 ज़रूरी है, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा अगर आपका कोडिंग यूज़ करता हो तो उसके लिए ये चीज़ें सिंपल पड़े। और उसके साथ में अलग से हम लोग एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई एक एरर आया है तो उसका हम लोग एक स्क्रीनशॉट रखेंगे। नीचे हम लोग डाल देंगे कि एरर नंबर ये है, टेक्निकली ऐसा कुछ मैसेज आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है। नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि नॉर्मल हम लोग का सिंपल लैंग्वेज में कि इसका मतलब ये है, मैंने एक्चुअल में जब यहाँ पे कोडिंग में ये वाले चेंजेस किए तो उसके बाद में ये एरर हट गया। ये सब चीज़ हम लोग वहाँ पे बताएंगे कि ओके कैसे मैंने वो एरर रिमूव किया। आप भी जब अगर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें भी आप अलग अलग जो आपको एरर्स मिल रहे हैं ना, वो एरर्स के स्क्रीनशॉट डालेंगे, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और वापस वहाँ पे ये भी बताएंगे कि आपने क्या चेंजेस किए कोडिंग में, या कहाँ पे क्या मॉडिफिकेशन किए जिसकी वजह से वो एरर जो है वो हट गए। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय कोडिंग गाइडलाइंस। अभी अगर हम लोग देखेंगे सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, आप जब कोडिंग गाइडलाइंस अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपका डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत लेवल तक रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज आपने जो डेवलप किया है ना वही नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने क्या लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा क्योंकि आपने हर एक जगह पे हर एक वेरिएबल फंक्शन को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, और हर एक चीज़ के ऊपर वो कमेंट्स डाले हुए हैं, तो आपको हर एक कोड पढ़ना समझना और आपके लिए बाकी लोगों के लिए भी सिंपल हो जाएगा। हिडन कॉस्ट नहीं रहेगा कुछ भी, मतलब आपको हर एक पार्ट के लिए क्या कोडिंग करना है, कितना कोडिंग करना है, कहाँ से क्या चीज़ आपको रीयूज़ करना है ये पता रहेगा। कोड रीयूज़ कोई दूसरे के लिए कोई दूसरे प्रोजेक्ट में नेक्स्ट टाइम भी ये कोड रीयूजेबिलिटी बहुत सिंपल होगा अगर आपने कोडिंग गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो किए हुए हैं। अगर कोडिंग गाइडलाइंस आपने प्रॉपरली फॉलो नहीं किए ना तो आप अपना ही कोड नेक्स्ट टाइम वापस रीयूज़ नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग का मेन चीज़ रहता है। और ऑटोमेटेड एरर प्रिवेंशन, ये हम लोग अगेन अगर मैंने सपोज जैसे हम लोगों ने बोला कि अगर मैंने बहुत प्रॉपरली जैसे अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ किया है तो ऑटोमेटेड एरर जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने कोडिंग गाइडलाइंस बहुत क्लियरली फॉलो किया हुआ है। देन एफिशिएंसी आपका कोड का इंक्रीज हो जाएगा, अगेन वो बेनिफिट है। तो यही है, आपको हर एक चीज़ का मैंने जो भी आपको डिटेल ऊपर समझाया ना वही सेम चीज़ यहाँ पे एडवांटेज वे में लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये उसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख लेना। अब ये जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बोलने के लिए बहुत सिंपल है, पढ़ने के लिए बहुत सिंपल है, एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकली जब अगर हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे ना उसमें कहाँ पे क्या चीज़ फॉलो हुआ नहीं हुआ हम लोग को पता ही नहीं है। जब अगर हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें अगर 100 पेज का मतलब 100 अलग अलग फाइल्स आ रहे हैं, सपोज एक फाइल है मेरा जिसका नाम है लॉगिन, एक फाइल है साइन अप, एक फाइल यूज़र प्रोफाइल है, एक स्टूडेंट प्रोफाइल है, एक मार्क्स वाला, रिजल्ट वाला, ऐसे अगर 100 फाइल है अलग अलग, मतलब 100 अलग अलग कोड्स है, 100 अलग अलग क्लासेस है, और उसको आप जब साथ में लाते हैं तो उसमें कहाँ पे क्या मेंटेन हुआ नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं है। हम लोग का मेन फोकस तभी क्या रहता है पता है कि हाँ ये चल जाए तो बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो टाइम पे आपको अगर वो सेम चीज़ को अगर ढंग से अगर फॉलो करना है, कोडिंग आपके प्रॉपर फॉलो हुए हैं या नहीं ये अगर देखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको मेनली सम फ्रेमवर्क्स यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोगों ने F5 में फर्स्ट ईयर में वेब प्रोग्रामिंग के अंदर लास्ट में अगर आपने देखा रहेगा एक छोटा सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें हम लोग PHP एंड MySQL पढ़ते हैं। अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो हम लोगों को PHP के अलग अलग फ्रेमवर्क्स आते हैं, सो हम लोग ऐसे रेडी फ्रेमवर्क्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं।
तो रेडी फ्रेमवर्क यूज़ करने का मेन बेनिफिट क्या होता है, आपको देखो ऐसे सर्टन रेडी पैनल्स मिल जाते हैं, बहुत सारा कोडिंग आपका रेडी हो जाएगा, ऐसा फोल्डर आर्किटेक्चर आपका रेडी रहेगा। और फोल्डर आर्किटेक्चर में क्या होगा ना कि आपको एक फोल्डर मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखो एक फोल्डर मिलेगा व्यूज़ वाला, जिसके अंदर आपको सारे जो हम लोगों के HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाले जो फाइल है ना वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो मैंने चैट बॉक्स में पोस्ट किया है वो सेम इमेज। सो अगर फोल्डर आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे ना प्रोजेक्ट का, तो उसमें क्या होगा कि मेरे पास एक व्यू है, एक कंट्रोलर है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, तो उसके अंदर आपको सारे जो फाइल्स है ना वो बहुत इजीली सेग्रीगेट किया करके दिए हुए रहेंगे। तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि अगर मुझे एक नया क्लास बनाना है तो वो कौन से फोल्डर के अंदर बनाना है, अगर मुझे GUI में डिज़ाइन में अगर चेंजेस करने हैं तो मैं व्यू वाले फोल्डर में जाके HTML वाला फोल्डर रहेगा वहाँ पे करूँगा, अगर कहीं पे अगर कलर में चेंजेस करने तो CSS चेंज करना है तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे वो हम लोग को पता रहेगा। अगर कहीं पे कोई एक पेज ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं आ रहा है, पॉपअप मैसेज नहीं आ रहा है, तो जावास्क्रिप्ट वाले एग्जैक्टली फाइल कहाँ पे रखे उसके अंदर जाके आपको चेंज करना है ये पता चलेगा। कंट्रोलर नाम का एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके सारे मेन एल्गोरिदम्स लॉजिक लिखे हुए रहते हैं, तो अगर कहीं पे अगर कोई एक लॉजिक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, लॉजिक एरर अगर आ रहा है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कंट्रोलर में जाके मैं उसको चेंज करूंगा। तो आप देखो कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में 100 फाइल भी है, ये 200 फाइल्स भी है ना, तो सबको हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया हुआ है, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हर एक फाइल को कहाँ से मैं रिकॉल कर सकता हूँ, कहाँ से मैं कॉल कर सकता हूँ वो पता चलेगा। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग वन लैंग्वेज और वही लैंग्वेज यूज़ करके हर एक फाइल खुद से अगर मैं स्क्रैच से बनाने की ट्राई करूँगा, तो वो टाइम पे प्रोजेक्ट बनना और वो भी ढंग से बनना विदाउट मच एरर, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट या कोडिंग गाइडलाइंस फॉलो करके ढंग से बनना ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो वो टाइम पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ना वो हम लोग यूज़ करें। आप जब इंडस्ट्री में भी जाते हैं तो हर एक कंपनी जो है वो ऐसे कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क फॉलो करता है, हर एक लैंग्वेज के लिए आपको अलग अलग फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, और वो फ्रेमवर्क्स के थ्रू जब आप अगर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो आपको आधा कोडिंग उसमें रेडी मिलेगा और बाकी का ही आपको खुद से करना पड़ेगा। सो जैसे आप देखो कि फ्रेमवर्क का मतलब, जैसे आपके पास एक फ़ोटो फ्रेम है, तो आपके पास एक फ़ोटो फ्रेम है, अब वहाँ पे आपके पास पूरा उसका आउटर बॉर्डर ये वो सब रेडी है। अब वो फोटो फ्रेम को आप यूज करके अपना फोटो डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स का डाल सकते हैं, फ्रेंड्स का डाल सकते हैं, तो क्या होगा, खाली सेंटर में जो फोटो है ना वो चेंज होगा, बाकी का फोटो फ्रेम सेम रहेगा, वो आपको किसी ने रेडी दिया हुआ है। तो आपको मेहनत क्या करना है, खाली अपना फोटो निकालो दूसरे का डालो, या वो निकालो तीसरा डालो। तो मतलब फ्रेमवर्क जो है वो सेम वो फोटो फ्रेम जैसा होता है कि जिसमें आपको वो पूरा फ्रेम, पूरा आर्किटेक्चर बाय डिफ़ॉल्ट, अगर एक मुझे वेबसाइट बनाना है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो जो चीज़ें रहेंगी वो सारे आपको रेडी दिए रहेंगे, आपको खाली उसको कॉल करना है, इनहेरिट करना है। बाकी आपको मेन फोकस अपने बिजनेस लॉजिक पे करना पड़ेगा जो आपके प्रोजेक्ट में यूनिक होगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर है। अब वो फ्रेशर जो है ना, वो उसको अगर मैं बोलूँगा कि आपको एक बिल्डिंग खड़ा करना है 10 माले का, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने इसके पहले कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या बिल्डिंग नहीं बनाया। लेकिन उसी के सामने अगर मैं बोलता हूँ कि ओके वी हैव एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स टीम जो आपको हेल्प करेंगे, तो वो क्या करेंगे, 5 एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स जो है जिनको सालों का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग बनाने का, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्डिंग के पिलर्स सबसे पहले तो डाल दिए, बिकॉज पिलर्स जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना आपका बिल्डिंग स्ट्रांग रहेगा। उसके बाद में उन्होंने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर बना दिया। तो अब क्या है कि आपको उन्होंने गाइडलाइन दे दिया है कि देखो जैसे हम लोगों ने पिलर्स डाले, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर बनाया, वैसे ही आप सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आप ऊपर के फ्लोर्स बनाओ। बाद में वो हर एक फ्लोर के अंदर आपको क्या फ्लैट बनाना है, कितने बनाने हैं, उसका क्या इंटीरियर होगा, वो आप बाद में खुद से डिज़ाइन करना। मेन चीज़ बिल्डिंग खड़ा करना था, जो आपको वो उन्होंने एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स ने खड़ा करके दिया है। तो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग जब ऐसे अलग अलग PHP का हम लोगों का YI फ्रेमवर्क था जो अभी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया, कोड इग्नाइटर करके एक फ्रेमवर्क आता है, जावा के ऐसे फ्रेमवर्क्स अलग से आते हैं। तो ये फ्रेमवर्क्स के अंदर क्या रहता है, सालों से जो कोई डेवलपर्स वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते रहते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, वैसे एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने मिलकर ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि ओके कहाँ पे क्या मिस्टेक्स आते हैं, प्रैक्टिकली प्रोफेशनल जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को समझते हुए, देखते हुए उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क खड़ा किया आपके सामने।
और वो फ्रेमवर्क के थ्रू क्या होगा, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए ना वो सारे उन्होंने यहाँ पे रेक्टिफाई करके एक अच्छा सा कोड बना के दिया है। तो जब आप अगर अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो वो आपका प्रोजेक्ट उनके एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बनेगा। तो जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए थे वो कोई प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। आप जो भी कोड उसमें देखेंगे, जो भी कोड इम्प्लीमेंट करेंगे या कॉल करेंगे, वो ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड रहेगा हर एक पॉसिबल वे में। तो आपको नॉर्मली एक अगर विदाउट फ्रेमवर्क अगर कोई एक प्रोजेक्ट बनाता है ना तो उसको जो जो एरर्स या मिस्टेक्स होंगे ना वो सारे वो कुछ भी एरर या मिस्टेक आपको नहीं होंगे। दूसरी बात, जैसे ही आप ये फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करेंगे ना आपका एक बेसिक वेबसाइट रेडी हो जाएगा। बेसिक वेबसाइट वो ऐसा वे में रेडी रहेगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारा कुछ कोडिंग जो है ना वो वहाँ पे रेडी रहेगा, और आपको बाकी का सर्टन कोडिंग जो है ना वो आपको करना पड़ेगा। जैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑलरेडी वहाँ पे दिया रहेगा, लॉगिन साइन अप अगर आपको चाहिए वैसा कुछ वहाँ पे दिया रहेगा, बेसिक होम पेज कॉन्टेक्ट पेज चाहिए वो वहाँ पे दिया रहेगा। सो आप देखो कि सर्टन कोडिंग उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको उसी के आगे अपना वेबसाइट को कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आपको स्क्रैच से कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आपके पास बेसिक आइडिया रहेगा वहाँ पे, और वो कोड उतना स्ट्रॉन्ग भी रहेगा जिसके ऊपर अलग अलग जो अटैक होते हैं ना हम लोगों के उसके कोई असर नहीं होंगे। तो आप अगर उतना भी कोडिंग, अगर उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कोडिंग भी करके अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में बताते हो ना तो आपका काफ़ी कुछ कोडिंग वहाँ पे दिखेगा जिससे एक्सटर्नल को लगेगा कि एक्चुअल में आपने मेहनत किया है। और यही सेम एक्सपीरियंस अगर आप इंटरव्यू में भी अगर बताओगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ आपने प्रैक्टिकली कुछ मेहनत किया था। ओके, देन एक बार आपका कोडिंग हो गया नॉर्मली, या जैसे मैंने फ्रेमवर्क बोला वो यूज़ करते हुए, उसके बाद हम लोग जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर। मतलब जो भी कुछ अभी आपने बनाया ना उसको हम लोग टेस्ट करेंगे अलग अलग वे में। जैसे अगर आपने लॉगिन बनाया हुआ है तो अगर मैं फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करूँगा, नॉर्मल लॉगिन अगर बनाता हूँ तो उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ईजिली अप्लाई हो जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन देखो, अगर आप सर्च करोगे ना एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे, सो सपोज अगर मेरे पास लॉगिन विंडो है, अब वो लॉगिन विंडो के ऊपर मैंने यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड की जगह पे एक सिंपल सा एक एसक्यूएल क्वेरी एंटर करते हैं हम लोग अलग अलग वे में। तो उससे क्या होगा कि आपको बिना लॉगिन के आपको एडमिन या कोई दूसरे जो अकाउंट्स होते हैं ना उसका बहुत ईजिली वहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। अब नॉर्मली जब अगर हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना तो हम लोग को ये सब नहीं पता रहता है कि एसक्यूएल इंजेक्शन होता कैसे है और उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको आगे कोडिंग क्या करना है। लेकिन आप जब फ्रेमवर्क यूज करते हैं ना तो वहाँ पे एक्सपीरियंस डेवलपर ने ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस किए रहते हैं, तो उन्होंने अपना कोड को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाया रहता है। तो आपने नहीं करते हुए भी आपके कोड में आप देखोगे कि ये जो एडवांटेज है ना, ये जो एक क्वालिटी है आपके कोड में ऑटोमेटिक आ गया। तो आप जब अगर अपना लॉगिन पेज अगर टेस्ट करेंगे ना ऐसे फ्रेमवर्क पे जहाँ पे उन्होंने आपको सर्टन कोड रेडी दिया और आप उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अपना कुछ यूनिक चीज़ें ऐड कर रहे हो उसमें, तो आपके पास पता चलेगा कि आपका कोड ऑलरेडी ऐसे सारे अटैक्स को या ऐसे सारी चीज़ों को ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहा है। गेटिंग? सो आपके पास सॉरी, आई होप ब्राउज़र विजिबल है, मैंने ब्राउज़र शेयर ही नहीं किया था, सॉरी। सो देखो ये ऐसा कुछ अटैक जो होता है ना एसक्यूएल इंजेक्शन, जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड की जगह पे हम लोग कुछ एसक्यूएल के अलग अलग क्वेरीज टाइप एंटर करते हैं जिससे आपको उसका डेटाबेस का ईजिली आपको वहाँ पे इनपुट डाल के वो डेटाबेस का ईजिली एक्सेस मिल जाता है। सो वो जो है ना वो टाइप के जो सर्टन चीज़ें अगर आपने खुद से अगर कोड किया है फ्रेमवर्क यूज़ किए बिना तो गारंटी एसक्यूएल इंजेक्शन उस पर वर्क करेगा। देन नेक्स्ट थिंग, अगर 3 अटैम्प्ट अगर मैंने रॉन्ग किया, 3 अटैम्प्ट लॉगिन के अगर मैंने रॉन्ग किया तो उसके बाद में मेरा अकाउंट एक्सेस नहीं होना चाहिए, सर्टन टाइम के लिए वो ब्लॉक होना चाहिए, वो नहीं होगा। उसके लिए अलग से वापस आपको देखना पड़ेगा क्या कोडिंग रहेगा। सपोज अगर आपने अकाउंट ब्लॉक वाला कोडिंग कर दिया तो एसक्यूएल इंजेक्शन वाला कोड में एरर आ गया, तो ये सब मेहनत आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेमवर्क आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज हर एक दूसरे वेबसाइट में आपको लॉगिन साइन अप तो मिलता ही है ना। सो उसकी चीज़ें आपको रेडी मिलेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिया है, वैलिडेशन एंश्योर्स प्रोडक्ट अंडर अ डेवलपमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट, यूज़र रिक्वायरमेंट। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होगा, सॉफ्टवेयर वैलिडेट करने का मतलब यूज़र ने बोला है कि मुझे लॉगिन चाहिए, साइन अप चाहिए, रिजल्ट वाला रिक्वायरमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट जनरेट हो, स्टूडेंट के अटेंडेंस और ऑनलाइन विजिबल हो, एग्ज़ाम हम लोग देख सके,
देन एडमिशन हो, ये सारे यूज़र रिक्वायरमेंट है और वही आप एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं, वो आप सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में चेक कर सकते हो कि ये मैंने डेवलप किया यूज़र रिक्वायरमेंट से मैच करो, यूज़र रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली उससे मैच कर रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, आर वी डेवलपिंग द प्रोडक्ट विच अटेम्प्ट्स ऑल द यूज़र रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर और नॉट, वो हम लोग यूज़र वैलिडेशन में देखते हैं। वेरिफिकेशन में क्या होगा, हम लोग जो डिज़ाइंस बनाए ना वो डिज़ाइंस के हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेक्ट जा रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैंने डिज़ाइन बनाया सपोज स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर जूनियर कॉलेज का मैंने डिज़ाइन बनाया, अब वो डिज़ाइन के हिसाब से जो डेवलप कर रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं। तो डिज़ाइन और डेवलपमेंट, डिज़ाइन एंड कोडिंग मैच कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग वेरीफाई करते हैं इन सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। आर वी आर डेवलपिंग प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्मली फॉलोइंग ऑल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, मतलब आपके टेक्निकल जो डिज़ाइंस है, डेटाबेस डिज़ाइंस है, वो सारे के हिसाब से आपका डिज़ाइन करेक्ट है कि नहीं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो आई होप दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बोला है टेस्टिंग के अंदर, ये यहाँ पे आपको बोला है कि हम लोग के पास कोई एक एरर आ गया है सपोज। ओके, सपोज वी आर फेसिंग सम एरर हियर। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, कोड के अंदर एक एरर है। अब ये जो है ना, ये सिंटेक्स एरर नहीं है, याद रखो, मतलब मैंने सेमीकोलन ब्रैकेट ऐसा कुछ भूल गया और उसकी वजह से एरर आ रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ लॉजिकल एरर। मतलब लेट सपोज कि अगर मैं एक रिजल्ट वाला कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ स्टूडेंट रिजल्ट जनरेशन के लिए, और मैंने बोला है कि अगर कोई स्टूडेंट का परसेंटेज अगर 75% के अगर ऊपर है तो उसको ओ ग्रेड मिलना चाहिए, 60 के ऊपर है तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए, 65 के ऊपर है तो ए प्लस मिलना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन ने जो लॉजिक लिखा है ना उसमें कंडीशंस जो मेंशन किया उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो उसमें क्या हो रहा है, जिसको 75% के ऊपर है उसको ए प्लस ग्रेड मिल रहा है, और जिसको 60 के ऊपर है उसको ओ ग्रेड मिल रहा है, और जिसको 35 के ऊपर है उसको बी ग्रेड मिल रहा है, 50 के ऊपर वाले को सी ग्रेड मिल रहा है। तो क्या हो गया, ये लॉजिक एरर है। मतलब मेरा कोड रन हो रहा है लेकिन वो करेक्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। सो दैट इज दैट काइंड ऑफ एरर वी आर टॉकिंग हियर। अब ये एरर को अगर आपने ऑन टाइम अगर आइडेंटिफाई नहीं किया प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू, आपने उसको अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाई किए बिना अगर उसको सॉफ्टवेयर में आपने ऐड कर दिया, तो नाउ वी हैव अ सॉफ्टवेयर विच इज़ अ फॉल्टी सॉफ्टवेयर। तो आपके पास ये जो फाइनल रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये फॉल्टी है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये करेक्ट रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रहा है ना। बिकॉज आपका रिजल्ट में ए ग्रेड आना चाहिए, वो ओ बता रहा है, ओ आना चाहिए वो सी बता रहा है, सी आना चाहिए बी बता रहा है। सो वो क्या हो गया, फॉल्टी सॉफ्टवेयर हो गया रिजल्ट जनरेशन। तो मतलब यहाँ पे अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये जो लॉजिक एरर हम लोगों ने अगर ये डेवलपर एंड पे आइडेंटिफाई किया रहता था ना प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू, तो ये सेम चीज़ मेरा 10 रुपये में मेरा काम हो गया रहता था। जस्ट एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे ये एरर, ये लॉजिक एरर अगर मैं यही पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सॉल्व करता था तो मेरा उसको सॉल्व करने का कॉस्टिंग सपोज 10 रुपीज़ होता था। वो यहाँ पे मैंने नहीं किया। तो जब अगर मैं उसको सॉफ्टवेयर में मेरे कंप्लीट जो मेरा रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अगर यहाँ पे भी मैं कर देता था तो यहाँ पे फर्स्ट ये लेवल पे ये जो एरर था इसको सॉल्व करने का कॉस्टिंग सपोज अगर मेरा 10 रुपीज़ था ना, यहाँ पे अगर मेरा उसको सॉल्व करने का कॉस्टिंग 10 रुपीज़ था, अगर यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे वो सेम 10 रुपये का मेरा 100 रुपये का कॉस्टिंग हो जाएगा। मतलब मेरा कॉस्टिंग 10 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और मैंने उसको कॉलेज को हैंड ओवर कर दिया, बराबर है, कॉलेज अभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट जनरेट कर रहा है। सपोज मुंबई यूनिवर्सिटी है, अब मुंबई यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट जनरेट कर रहा है, और आप देखो कि सडनली अगर पता चलता है कि इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी रिजल्ट जनरेट हुए हैं सारे के सारे रिजल्ट में जो ग्रेड अलॉट किया है वो फॉल्टी है। सो क्या होगा, न्यूज़ में आ गया, यूनिवर्सिटी में है वो कहो गया कि भाई इतना इतना प्रॉब्लम कैसे हो गया। तो आप देखो कि जो काम मेरा यहाँ पे 10 रुपये में हो रहा था, यहाँ पे 100 रुपये में हो रहा था, वही अभी यहाँ पे 1000 रुपया लगेगा मुझे, क्योंकि अभी वो सिर्फ एक एरर नहीं है, दैट्स अ फेलियर। मेरे जो भी 1000 2000 3000 स्टूडेंट के रिजल्ट जो जनरेट हुए हैं ना, सारे रिजल्ट रॉन्ग है, क्योंकि सब में ग्रेड जो है वो रॉन्ग अलॉट हुआ है। तो अभी आपको
बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कंपनी का रेपुटेशन स्पॉइल हो गया, देन यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, हर कोई एक दूसरा स्टूडेंट कॉल करके बोल रहा है कि आपके रिजल्ट में मिस्टेक है, ये सब हो गया है ना। न्यूज़ में आ गया, पेरेंट्स आएंगे, कॉलेज आके आपको क्वेश्चन करेगा। तो आप देखो कि एक छोटा सा एरर जो आपने टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ फॉल्ट इन योर सॉफ्टवेयर एंड दिस फॉल्ट लीड्स टू फेलियर ऑफ योर कंप्लीट रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर। सो ये आपको अवॉइड करना है, और वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर टेस्टिंग, और वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। देन टेस्टिंग के आपके दो टाइप रहते हैं, एक मैनुअल रहता है, एक ऑटोमेटेड टेस्टिंग रहता है। मैनुअल मतलब जैसे अभी मैंने रिजल्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर बोला, तो फर्स्ट टाइम जब अगर मैं ये सॉफ्टवेयर कोड करूंगा, बनाऊंगा ना, तो वो टाइम पे मैं मैन्युअली सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ये सब मैन्युअली एंटर करके चेक करूंगा कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने एक बार बना दिया, टेस्ट कर दिया, उसके बाद में ऐसा छोटा मोटा कोई लॉजिक एरर आया या कुछ प्रॉब्लम आया, मैंने कोड में चेंजेस किया। अब ये जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी बड़ा है, हर बार मैं मैन्युअली सारे डिटेल्स एंटर करके टेस्ट नहीं करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स यूज़ करूँगा। मतलब ऐसे दूसरे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसको मैं डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूज़ अ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू टेस्ट माई ओन सॉफ्टवेयर। That's going to be the way here. ओके, सो वो मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग आ गया। मतलब एक में हम लोग मैनुअली इनपुट्स डाल के चेक करेंगे आउटपुट कैसे मिल रहा है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग में क्या होगा, हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे टू टेस्ट अदर सॉफ्टवेयर्स। बहुत सिंपल वे में ये होगा। ओके, देन वी हैव टेस्टिंग अप्रोच। तो टेस्टिंग अप्रोच आपके दो टाइप के रहते हैं, एक फंक्शनल होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल मतलब हर एक फंक्शन जो आपने ऐड किया है उसका कोडिंग प्रॉपर है कि नहीं, वो लॉजिकली करेक्ट आउटपुट जनरेट कर रहा है कि नहीं, ये होगा यहाँ पे, बराबर है। तो ये जो फंक्शनल है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन फंक्शनल टेस्टिंग इज टेस्टेड विदाउट टेकिंग द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। मतलब मैं सिर्फ फंक्शन चेक कर रहा हूँ, लॉग इन, साइन अप, प्रोफाइल, देन अगर नोट्स डाउनलोड कर रहा है, लेक्चर देखना है, एग्जाम देना है, तो ये सारे फंक्शंस डाले, वो मैं फंक्शंस यहाँ पे टेस्ट कर रहा हूँ सिंपली। अंदर लॉजिक क्या लिखा है, कोड क्या लिखा है, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ फंक्शन चेक कर रहा हूँ। तो उसको हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या बोला है, मैंने इनपुट डाला और आउटपुट क्या है वो मैं चेक कर रहा हूँ। अंदर लॉजिक क्या लिखा है ना, अंदर एक्चुअल एल्गोरिदम क्या है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ इनपुट डाल रहा हूँ और आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो आउटपुट अगर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो गया। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या रहेगा, हम लोग इनपुट डालेंगे और उसके बाद में सिर्फ आउटपुट से हम लोग को मैटर नहीं है, लेकिन वो आउटपुट जो जनरेट हो रहा है और उसके लिए जो कोडिंग लिखा है वो सिक्योर है कि नहीं। जैसे मैंने बोला कि ओके लॉगिन तो हो रहा है, लेकिन लॉगिन के साथ में वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन टाइप अटैक तो नहीं हो रहा है ना, ये सब हम लोग देखेंगे। आपने जो कोडिंग किया है वो सिक्योर है कि नहीं, वहाँ पे आपने सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट अप्लाई किए हैं कि नहीं, ये सारे चीज़ें देखेंगे। मतलब वी आर गोइंग टू एनालाइज द इंटरनल आर्किटेक्चर और एन एल्गोरिदम ऑफ योर सॉफ्टवेयर। सो उसको हम लोग बोलते हैं वाइट बॉक्स, जो डेवलपर एंड पे होता है। ब्लैक बॉक्स जो है वो टेस्टर्स करेंगे, मतलब जिनको सॉफ्टवेयर कैसे बना है, क्या कोडिंग किया है, उसका कोई नॉलेज नहीं है, वो ब्लैक बॉक्स होगा। तो जो फंक्शनल टेस्ट है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स, और जो इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है इट्स कॉल्ड एज वाइट बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया। ब्लैक बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिहेवियरल टेस्ट, एंड वाइट बॉक्स जो है इसको हम लोग स्ट्रक्चरल टेस्टिंग बोलते हैं। सो वाइट बॉक्स के दो नाम है, ये टेस्टर एंड पे, डेवलपर एंड पे होता है, याद रखो। जिनको इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल जो कोडिंग है उसका नॉलेज होता है, वो लोग जब अपना ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं ना, उसको वाइट बॉक्स बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने क्या कोड लिखा है उनको पता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कंडीशन दूंगा तो उसके हिसाब से यहाँ से ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, डायरेक्टली यहाँ पे जाना चाहिए, या यहाँ से ये यहाँ पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट करके फिर आउटपुट मिलना चाहिए, वो एग्जैक्टली हम लोग चेक करेंगे, है ना। इंटरनल एल्गोरिदम, इंटरनल लॉजिक हम लोग चेक करेंगे, उसको वाइट बॉक्स बोलते हैं। सो व्हेन द टेस्टर गॉट द नॉलेज ऑफ इंटरनल आर्किटेक्चर, उसको वाइट बॉक्स, ट्रांसपेरेंट या स्ट्रक्चरल टेस्ट बोलते हैं, अलग अलग नाम है। वाइट बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल टेस्ट, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट टेस्ट, whereas ब्लैक बॉक्स इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट या बिहेवियरल टेस्ट बोलते हैं। आपका सॉफ्टवेयर क्या इनपुट पे आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है वो टेस्ट करना है सिर्फ आप। देन टेस्टिंग लेवल्स होते हैं अलग अलग। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया।
राइट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये नोटपैड में देखा था, इन दिस नोटपैड वी हैव फर्स्ट, सपोज हम लोग के पास स्टूडेंट मॉड्यूल है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर ये मेरा जूनियर कॉलेज स्टूडेंट, ये मेरा पहला पार्ट है या पहला यूनिट है। देन डिग्री कॉलेज ये मेरा दूसरा यूनिट है। तो अब मैं क्या करूंगा, यूनिट बाय यूनिट या पार्ट बाय पार्ट ये इतने छोटे छोटे पार्ट्स को बनाऊंगा, यूनिट्स को बनाऊंगा और उनको टेस्ट करूंगा। राइट। सबसे पहले मैंने जूनियर कॉलेज यूनिट बनाया या पार्ट बनाया मेरे प्रोजेक्ट का, देन डिग्री कॉलेज वाला मैंने पार्ट बनाया या यूनिट बनाया, देन इसको इंडिविजुअली टेस्ट किया, देन जूनियर कॉलेज वाले को इंडिविजुअली टेस्ट किया, देन जूनियर कॉलेज स्टाफ वाला जो पार्ट या यूनिट बना उसको टेस्ट किया बना के, देन कॉलेज वाला मेरा जो पार्ट है इसको टेस्ट किया। सो ये क्या हो गए, आपके प्रोजेक्ट के छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे पार्ट हो गए। तो यूनिट टेस्टिंग में हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। देन इंटीग्रेशन टेस्ट में क्या होगा, मैंने जूनियर कॉलेज वाला जो स्टूडेंट वाला मेरा यूनिट था या पार्ट था उसको चेक किया, डिग्री कॉलेज वाले को इंडिविजुअली चेक किया। बाद में मैं क्या करूंगा, जूनियर कॉलेज वाला जो मेरा स्टूडेंट मॉड्यूल है उसको डिग्री कॉलेज वाले स्टूडेंट मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट कनेक्ट करके देखूंगा कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली डेटा एक्सचेंज कर पा रहे कि नहीं, कम्युनिकेट कर पा रहे कि नहीं। दोनों को जब मैं साथ में ला रहा हूँ तो भी दोनों एग्जैक्टली वो सेम वे में वर्किंग हो रहे कि नहीं, कहीं पे कोई सिंटेक्स एरर या कोई लॉजिक एरर तो जनरेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग के अभी कॉलेज वाला एग्जाम्पल जो देखा हम लोगों ने कॉलेज एप्लीकेशन का, तो उसमें जितने भी मॉड्यूल्स थे वो सारे मॉड्यूल्स को, एक मॉड्यूल को मैं दूसरे मॉड्यूल के साथ इंडिविजुअली, जैसे जूनियर कॉलेज मॉड्यूल को मैं डिग्री कॉलेज मॉड्यूल से इंटीग्रेट करूंगा, कनेक्ट करके चेक करूंगा वो आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं प्रॉपरली। देन जूनियर कॉलेज मॉड्यूल को मैं वापस स्टाफ वाला जो जूनियर कॉलेज स्टाफ वाला जो मॉड्यूल था उससे कनेक्ट करके देखूंगा कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं कि नहीं, दोनों को कनेक्ट करने पे कोई एरर तो जनरेट नहीं हो रहा ना। इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग एक मॉड्यूल या सब मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल या सब मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट कनेक्ट करके चेक करते हैं इंडिविजुअली वो जैसे परफॉर्म कर रहे थे, आपस में कनेक्ट करने के बाद भी वो सेम वे में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। देन वी हैव अ सिस्टम टेस्ट। सिस्टम टेस्ट का मतलब होता है ये जो भी कुछ हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स बनाए एक सॉफ्टवेयर के, वो सारे पार्ट्स को हम लोग साथ में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास एक कॉलेज सिस्टम बनेगा, कॉलेज का सॉफ्टवेयर बनेगा, और उसको एज अ सिंगल सिस्टम या सिंगल सॉफ्टवेयर हम लोग चेक करेंगे। लाइक उसके सारे फंक्शंस हम लोग चेक करेंगे कि एक जूनियर कॉलेज वाला स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है, फीस भरता है, देन अगर वो लेक्चर अटेंड कर रहा है, एग्जाम देने की ट्राई कर रहा है, नोट्स डिमांड कर रहा है, कोई टॉपिक अगर उसको नहीं समझा या वो असाइनमेंट सबमिट कर रहा है तो वो उसने सबमिट किया हुआ असाइनमेंट प्रोफेसर के पास जा रहा है कि नहीं, उसने सबमिट किया हुआ फी अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले मॉड्यूल पे जो अकाउंट्स हैंडल करने वाले लोग हैं उनके पास जा रहा है कि नहीं। एक प्रोफेसर अगर कॉलेज में एंटर होते हैं, अपना अटेंडेंस अगर मार्क कर रहे हैं तो वो अटेंडेंस रिपोर्ट अकाउंट्स वाले डिपार्टमेंट के पास जा रहा है कि नहीं। देन अगर उन्होंने कोई एक लेक्चर दिया, नोट्स शेयर किया, असाइनमेंट दिया तो वो सेम स्टूडेंट्स को अपडेट मिल रहा है कि नहीं। देन अगर उन्होंने रिजल्ट अगर दिया है तो हम लोग के ऑफिस डिपार्टमेंट में जो रिजल्ट में मैनेज या जनरेट करने वाले डिपार्टमेंट है उनके पास वो जा रहा है कि नहीं, बराबर है। और फाइनल जो भी ओवरऑल रिजल्ट आया वो फिर अगर वो प्रिंसिपल को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उनके पास वो रिजल्ट पॉपअप हो रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे। सो ये आपके फंक्शनल टेस्ट हो गए। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब है कि अभी यहाँ पे एक दो स्टूडेंट, एक दो प्रोफेसर ही कर रहे थे, अब उसी के सामने अगर 3000 4000 स्टूडेंट्स अगर एक साथ प्रोफेसर्स को अगर कोई मैसेज दे रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वो टाइम पे अभी अगर हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, लोड टेस्ट एंड स्ट्रेस टेस्ट। मतलब आपका सॉफ्टवेयर 1 2 10 लोगों के काम करने पे तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, प्रॉपर बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा था, लेकिन वही सेम परफॉर्मेंस, वही सेम क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स जब अगर 1000 2000 लोग भी अगर सॉफ्टवेयर को एक साथ यूज़ कर रहे हैं वो टाइम पे भी वही सेम परफॉर्मेंस मिल रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। सिक्योरिटी, नॉर्मली आपका कोड सिक्योर होना चाहिए, तो मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी का आपको अगर कंसर्न नहीं रखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे रेडी फ्रेमवर्क्स यूज़ कर लो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पोर्टेबिलिटी, अगर मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वैसे ही वर्क कर रहा है क्या जैसे वो लिनक्स पे या मैक पे कर रहा था, ये देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जब गूगल क्रोम ब्राउज़र नया आया था, गूगल क्रोम ब्राउज़र, तो विंडोज़ पे जब हम लोग अगर उसको ओपन करते थे, एक्सेस कर रहे थे, यूज़ करते थे, वो बहुत प्रॉपर चलता था।
लेकिन जब अगर हम लोग उसको मैक पे इंस्टॉल करते थे और ब्राउज़र के एड्रेस बार में जाके उसका सिर्फ हम लोग पासवर्ड स्क्रिप्ट का एड्रेस लिखते थे ना, तो डायरेक्टली पासवर्ड स्क्रिप्ट ओपन होता था जिसमें आपके ब्राउज़र आपके जो भी अलग अलग अकाउंट्स के पासवर्ड सेव करते हैं ना, वो डायरेक्टली वहाँ पे एक्सेसिबल होते थे। मतलब कोई भी वो पासवर्ड्स को डायरेक्टली वहाँ से कॉपी करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है। मतलब दैट इज़ अ वीक सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हो गया, पोर्टेबिलिटी वॉज मिसिंग। मतलब विंडोज़ के ऊपर क्रोम ब्राउज़र जितना अच्छा, जितना सिक्योर वे में काम कर रहा था, उतना सिक्योर वे में वो मैक पे काम नहीं कर पा रहा था। तो वो आपको चेंज करना रहता है, वो आपको हैंडल करना रहता है, वो आपको बेटर बनाना रहता है उसका परफॉर्मेंस। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। एंड लास्ट जो टेस्टिंग है दैट इज़ एक्सेप्टेंस टेस्ट। ये हम लोग ज़रा 5 मिनट के बाद में, हाँ, सो आफ्टर ब्रेक हम लोग टेस्टिंग वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। एज यू कैन सी, नेक्स्ट जो हम लोगों का टेस्टिंग में टाइप है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। अब तक हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट टेस्ट देखा। यूनिट मतलब आपका सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा पार्ट जो हम लोग बना रहे हैं उसको इंडिविजुअली टेस्ट करो। उसके बाद में इंटीग्रेशन टेस्ट आएगा जिसमें एक आपका सॉफ्टवेयर के पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करके, इंटीग्रेट करके चेक करो कि वो आपस में एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पा रहे, डेटा एक्सचेंज कर पा रहे कि नहीं। और जब हम लोग दोनों को साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक नया टाइप का एरर या बग तो जनरेट नहीं हो रहा है। सिस्टम टेस्ट मतलब आपके सॉफ्टवेयर के जितने भी पार्ट है सारे पार्ट को कंबाइन एक साथ लेके आओ जिससे आपका एक पूरा बड़ा सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनेगा। और उसके फिर जो भी फंक्शंस है वो चेक करो, फिर वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है। 2-4 लोग यूज़ करने पे तो वो बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन उसी के साथ हमने अगर 1000-2000 लोग, 500 लोग अगर एक साथ यूज़ कर रहे हैं तब वो कैसा चल रहा है वो देखेंगे हम लोग। और उसके साथ में इतने लोग यूज़ करने पे जब वो लोडेड है तो उसका सिक्योरिटी कैसा है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो कैसा बिहेव दे रहा है, सेम सिक्योरिटी लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे हम लोग, वो टेस्ट करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट कम्स इज एक्सेप्टेंस टेस्ट। ओके, तो सिस्टम टेस्ट के 3 टाइप होते हैं, फंक्शनल, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। एक्सेप्टेंस के अंदर आपके 2 टाइप आएंगे, अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट। अल्फा डेवलपर एंड पे होता है, याद रखो। डेवलपर्स खुद से जब टेस्ट करते हैं तो इसको अल्फा टेस्ट बोलते हैं। सो ये व्हाइट बॉक्स टाइप भी हो गया, ठीक है। सो अल्फा में आप समझ लो व्हाइट बॉक्स आएगा, ओके। और बीटा टेस्ट जो होता है वो ब्लैक बॉक्स होता है, मतलब यूजर साइड पे होता है, हैंडेड ओवर टू यूजर्स। लाइक आप देखो कि हम लोग जब अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ना, तो एंड्रॉयड का ऑफिशियल वर्जन रिलीज होने के पहले उसका एक बीटा वर्जन आता है। जैसे अगर एंड्रॉयड 10 है तो उसका ऑफिशियल वर्जन मार्केट में लॉन्च होने के पहले आपको जो एंड्रॉयड के नए फ़ोन मिलते हैं उसमें एंड्रॉयड 10 मिलने के पहले आपको उसका एक बीटा वर्जन मिलेगा। जो हम लोग के जैसे अगर कोई डेवलपर्स है, कोई टेक्निकल लोग हैं जिनको एंड्रॉयड के साथ वर्क करना अच्छा लगता है, सो दे कैन डाउनलोड एंड चेक इट कि आपका अभी का जो एंड्रॉयड का वर्जन है उससे एंड्रॉयड का आने वाला जो अपग्रेडेड वर्जन है वो कितना बेटर है। आप अभी के एंड्रॉयड में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सेम प्रॉब्लम वहाँ पे तभी भी फेस हो रहा है क्या, या वो अभी वहाँ पे और बेटर वे में काम कर रहा है, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। सो अल्फा टेस्टिंग डेवलपर एंड पे होता है जहाँ पे डेवलपर इंटरनल एनवायरनमेंट में इंटरनल एल्गोरिदम लॉजिक उनका करेक्ट है कि नहीं, अपना कोड को स्टडी करते हैं, ड्राई रन भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। सो कोड को वो चेक करते हैं, समझते हैं, और बाद में आउटपुट आ रहा है तो वो आउटपुट करेक्ट वे में आ रहा है कि नहीं, कोड का सिक्योरिटी प्रॉपर है कि नहीं, ये देखते हैं। और बीटा टेस्टिंग में आपके यूजर्स इनपुट डालेंगे और चेक करेंगे वो प्रॉपर है कि नहीं। अब ये 2 तो होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड आपको क्या दिया है, एक्सेप्टेंस टेस्ट। एक्सेप्टेंस मतलब आपके जो भी यूजर्स है इट शुड एक्सेप्ट दैट सॉफ्टवेयर। मतलब आप देखो कि अभी अगर हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लाइक विंडोज़ एक्सपी। अब उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे एडवांसमेंट किए, बहुत सारे न्यू फंक्शंस डाले, टेक्नोलॉजिकली उसको एडवांस किया, वॉइस सर्च फीचर डाल दिया, क्लाउड उसमें ऐड कर दिया, ऑफिस 365 डाल दिया, ये सब कुछ ऐड किया, है ना। तो आप देखो कि अभी कोई एक यूजर्स जो विंडोज़ एक्सपी टाइप पुराना, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे जिसमें कोई ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थे, जिसमें कोई ज़्यादा लेटेस्ट फंक्शंस या टेक्नोलॉजीज नहीं थे, उसको आप अगर मैक हैंड ओवर करोगे तो उनको वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज पुराने सॉफ्टवेयर से नया सॉफ्टवेयर पूरा चेंज हो गया।
भले वो कितना भी बेटर रहेगा, कितने भी अच्छे फंक्शंस रहेंगे उसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जो काम मेरा 10 मिनट में विंडोज़ एक्सपी पे हो रहा था, अभी वही काम मुझे विंडोज़ सॉरी मैक के ऊपर सबसे पहले तो उसके फंक्शन ढूंढने पड़ेंगे कि है कहाँ पे, उसके बाद उसके साथ में मुझे वर्क करना पड़ेगा। सो जो काम मेरा 10 मिनट में हो रहा था, अब वो मैक में स्टार्टिंग में मुझे ट्रेनिंग लेने के साथ में वो सेम काम मेरा हाफ एन आवर या 1 आवर लग रहा है। तो आपके जो यूजर्स है ना, दे विल अवॉइड यूजिंग दैट न्यू सॉफ्टवेयर, भले वो कितना भी बेटर रहेगा, कितना भी एडवांस रहेगा, कितना भी अच्छा, कितना भी फास्ट रहेगा कंपेयर टू दैट ओल्ड सॉफ्टवेयर। तो लेगेसी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर मैं उनको विंडोज़ एक्सपी के जगह पे अगर विंडोज़ 10 दूंगा, जहाँ पे वो सेम लेआउट मिलता है, ऑलमोस्ट सेम फंक्शंस वे होते हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशंस जो शॉर्टकट्स विंडोज़ एक्सपी में काम कर रहे थे वो सेम यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्लस उसके साथ में एडेड एडवांस फीचर्स है। सो पीपल कैन ईजिली एक्सेप्ट विंडोज़ 10 if they are working with the Windows XP kind of a software। तो आपको एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए ये देखना है कि आप लेगेसी फॉलो कर रहे हो कि नहीं। आपके जो यूजर्स Windows XP यूज कर रहे हैं, दे कैन इजीली एक्सेप्ट Windows 10, बट अगर आपके जो यूजर्स या आप जो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज बना रहे हैं, वो अगर Windows XP यूज कर रहे थे और आप उनको मैक दे रहे हैं, नो डाउट मैक बहुत अच्छा है, वे बेटर है, बहुत सारे एडवांस फंक्शंस है जो आपको एक्सपी में और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी वर्जन में नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे लेआउट चेंज हो गए, शॉर्टकट्स चेंज हो गए, वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, तो आपके जो यूज़र्स है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपका सॉफ्टवेयर जितना यूज़र फ्रेंडली रहेगा, पुराने सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ कर रहे थे उससे वो जितना मैच करके आपने नए फंक्शंस अगर ऐड किए, तो उतना वो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो इजीली आपके यूजर्स एक्सेप्टेंस टेस्ट उतना इजीली क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो वो आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा। एक्सेप्टेंस टेस्ट मतलब कितना यूजर फ्रेंडली है, कितना बेटर है वो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर वापस मुझे आपको एक अलग से कुछ पार्ट्स एक्सप्लेन करना है, थोड़ा टॉपिक बड़ा है, टाइप भी है इसके, मतलब इट विल टेक 15-20 मिनट्स। सो आज के लेक्चर में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो। एनी डाउट्स एनीवन गाइस, एनीवन एनी डाउट्स? No, sir. ओके, सो विल Yes, sir. स्टॉप। यस, एनी डाउट? सो विल स्टॉप हियर।